उड़ना है और भी तेरी उड़ान बाकी है। एक दिल ही टूटा है जान बाकी है। उसके जाने की परवाह क्यों करता है। तेरे खुद की अभी पहचान बाकी है। नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पूरा पेपर लेकर के मैं आया हूँ। यूट्यूब इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि 40 प्रश्न एक ही वीडियो में, यानी वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न, सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। तो समय ना लेते हुए आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है। 42वां संविधान संशोधन किया गया था, कब किया गया था 42वां संविधान संशोधन? तो इसका जो सही उत्तर है, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1976 ईस्वी। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? भारत में सीएजी यानी वर्तमान सीएजी कौन है? वर्तमान सीएजी जो हैं वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। सी ऑप्शन इसमें सही होगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, किसने कहा है? या किसने कहा है कि भारत की जो राष्ट्रपति हैं वह बिल्कुल ब्रिटेन के सम्राट जैसे होते हैं, उसी तरह से हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है बी आर अम्बेडकर। किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। सामंतवाद का पतन किस सदी में होता है? तो सदी जो है वो 13वीं सदी है। कब हुआ? 13वीं सदी में होता है। यह डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, सबसे अच्छा लोहा माना जाता है, तो सबसे अच्छा लोहा किसे माना जाता है? सबसे अच्छा लोहा मैग्नेटाइट को माना जाता है। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अकबर के नवरत्नों में कौन नहीं था? रैदास जी नहीं थे, रैदास जी नहीं थे। बाकी अबुल फजल, तानसेन और फैजी, मुल्ला दो प्याजा, ये सारे लोग थे। टोडरमल भी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या की और सत्ता को हथिया लिया था? तो वह है जलालुद्दीन खिलजी। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जौहर प्रथा का प्रचलन था, जौहर प्रथा का प्रचलन किस काल में था? मौर्य काल, गुप्त काल, महाजनपद काल या फिर राजपूत काल? इसमें डी ऑप्शन सही होगा, राजपूत काल। मुद्रा का नियमन कौन करता है? तो आरबीआई करता है। मुद्रा का नियमन आरबीआई करता है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। ये ऑप्शन इसमें सही होगा। कहाँ है? लखनऊ में है सिडबी का मुख्यालय। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? तो अजंता में कितनी गुफाएं हैं? अजंता में गुफाओं की संख्या 30 है। कितनी है? 30 है। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सबसे पहले भारत आने वाले चीनी यात्री कौन कौन थे? तो वो उनका नाम था वेन सांग। क्या? वेन सांग। वेन सांग सबसे पहले आया। न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो न्याय पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है न्याय पंचायत का कार्यकाल। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, तो मासिन राम। इसमें क्या सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, मासिन राम। मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होता है। बी ऑप्शन इसमें सही होगा, मासिन राम। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 3 सेकंड, 8 मिनट 3 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंच जाता है। ये है 15 प्रश्न जो थे वह थे अभी बहुविकल्पीय। फिर आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये देखिए कब किया है? 1206 ईस्वी में इन्होंने किया है। 1206 ईस्वी में। यह देखिए, ये ऐबक की तस्वीर है, यहाँ मैंने लगा भी दिया है। कुतुबुद्दीन ऐबक की ये तस्वीर है। और गुलाम वंश को ही ममलूक वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ममलूक वंश भी कहा जाता है गुलाम वंश को।
अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। गुप्त काल की किन्हीं दो शासकों के नाम लिखिए। तो गुप्त काल के जो दो शासक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। कौन कौन? समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी चट्टानें होती हैं? प्रथम होती है आग्नेय चट्टान, दूसरा होता है अवसादी चट्टान और तीसरा होता है कायांतरित, या इसी को बोल दिया जाता है रूपांतरित चट्टान। तो चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो पृथ्वी की आकृति कैसी है, ये आप बताएं। पृथ्वी की आकृति कैसी है? क्या गोल है? नहीं, पृथ्वी की आकृति पृथ्व्याकार है। जियाड जिसे बोलते हैं, जियाड पृथ्व्याकार है। ये आप कहीं भी देखेंगे, आप राजन में भी देखेंगे तो उसमें गोल दिखाया गया। क्या पृथ्वी ऐसे ही गोल है, एकदम से गोल है, एकदम सर्कल है? नहीं, पृथ्वी एकदम गोल नहीं है। दोनों ध्रुवों पर चपटी तथा भूमध्य रेखा पर उभरी हुई प्रतीत होती है। यही उत्तर आपको लिखना है, ये उत्तर सही होगा। बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? तो बेसाल्ट चट्टान एक प्रकार से आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। किस चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बेसाल्ट चट्टान। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। लेकिन 11वां मूल कर्तव्य जो है वह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। मूल संविधान में, यानी जब मूल कर्तव्य जोड़े गए 1976 ईस्वी में। मूल कर्तव्य कब जोड़े गए हैं? आइए थोड़ा सा इसका डिटेल्ड भी देख लेते हैं। जो मूल कर्तव्य हैं, ये मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 1976 ईस्वी में। कब? 1976 ईस्वी। कौन था उस समय? सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, इनकी अनुशंसा पर इन्होंने कहा कि हाँ, अब मूल कर्तव्य जोड़े जाने चाहिए। समिति की अनुशंसा पर 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया, लेकिन कितने थे? तो उस समय 10 थे। जब 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तो उसमें एक और मूल कर्तव्य बढ़ाया गया। अब जाकर के 11 मूल कर्तव्य हो गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट था। उसने अपनी राजधानी बादामी यानी वातापी में स्थापित की थी। दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? दुग्ध क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। दुग्ध क्रांति को ही श्वेत क्रांति भी कहते हैं। यानी अगर इस तरह से प्रश्न बनता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं, तब भी आप लगाएंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। सूर्य ग्रहण क्या है? अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, सूर्य ग्रहण क्या है? तो सूर्य ग्रहण एक प्रकार का ग्रहण है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा आच्छादित होता है, तब यह सूर्य ग्रहण कहलाता है। आइए देखते हैं, यहाँ फोटो भी लगा दिया है हमने और आप इसके अनुसार भी समझ सकते हैं। इसमें कहा गया है कि जब ये चंद्रमा, ये देखें आप, चंद्रमा बीच में है। चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाता है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जब आता है तो यहाँ की जो रोशनी पड़ रही है, ये देखिए, ये जो छाया पड़ रहा है इस पर, तो ये छाया पृथ्वी पर पड़ रहा है, इतने भाग पर पड़ रहा है। यह कौन सी स्थिति बनती है? यह सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। कौन सी स्थिति बनी? सूर्य ग्रहण की स्थिति। यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब वह स्थिति सूर्य ग्रहण कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? यानी मूल अधिकार, मौलिक अधिकार को ही आप बोल सकते हैं क्या? मूल अधिकार, मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार से आप क्या समझते हैं? मूल अधिकार। प्रश्न मान लीजिए अगली बार ऐसे बनता है कि मूल अधिकार से आप क्या समझते हैं? मूल अधिकार, तो मूल अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ये देखिए, मौलिक अधिकार जो हैं
ये संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है आप देखेंगे, अधिकारों की संख्या 12 से लेकर के 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? मृदा अपरदन यानी इसका सीधा सा अर्थ हुआ मृदा का बह जाना, कट जाना, अपनी जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाना ही अपरदन कहलाता है। तो बहते हुए जल, हवा तथा जीव जंतुओं व मानवीय क्रियाओं द्वारा भूपटल की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी की परत के कटने और अन्यत्र रूपांतरित हो जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के द्वारा इसे भी समझ लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल के द्वारा देख लीजिए, ये है जैसे मान लीजिए यहाँ है मिट्टी है, मान लीजिए पानी बरसा, खूब बरसा, खूब बरसा, तो यहाँ से कुछ मिट्टी बह करके ऐसे यहाँ चली आई, यहाँ से मिट्टी, यहाँ से ऊपर से मिट्टी बह करके आ रही है, ये दूसरी जगह चली आई, ठीक है। तो यही यहाँ से जो स्थानांतरित हुआ यहाँ से यहाँ को, ये कहलाता है मृदा अपरदन। क्या हुआ? मृदा अपरदन। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? ये देख सकते हैं, फोटो मैंने लगा दिया है। अर्थशास्त्र, ये कौन है? चाणक्य हैं। ये कौन है? चाणक्य। और चाणक्य का ही अर्थशास्त्र की रचना कौन करते हैं? चाणक्य करते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया है? चाणक्य ने किया है। अच्छा, इनका एक और नाम है, क्या नाम है? विष्णुगुप्त। 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 विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य, इन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना की है। अर्थशास्त्र में है क्या? इसमें राज्य व्यवस्था की बात की गई है। अर्थ से तात्पर्य धन, धन से मत लगाइएगा। तो इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति के विभिन्न पक्षों का विवरण है। अर्थशास्त्र में क्या है? अर्थशास्त्र में राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति के विभिन्न पक्षों का विवरण है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध बना देते हैं। ये मान लीजिए ये ग्लोब है, ग्लोब को हम इस तरह से ऐसे काट देते हैं मध्य से, ये हुआ उत्तरी भाग और ये हुआ दक्षिणी भाग, ये हो गया पूर्वी और ये हुआ पश्चिमी। तो भारत की स्थिति यहाँ पर है, भारत की स्थिति यहाँ पर है। किस गोलार्ध में हुआ? तो अगर आप अक्षांशों की दृष्टि से देखते हैं तो यह उत्तरी अक्षांश में है। पढ़ा ना? यहाँ से देखें आप, यह उत्तरी अक्षांश में है। अब गोलार्धों की अगर बात करें तो यह पूर्वी गोलार्ध में है, यानी भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था भारत और चीन का युद्ध। जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जलवायु का अभिप्राय है किसी बड़े क्षेत्र का औसत मौसम जो कि लंबी अवधि तक बना रहता है। इसमें तापमान, वर्षा तथा धूप आदि की जानकारी सम्मिलित होती है। यानी लंबे समय तक अगर कहीं ठंडी पड़ती है या कहीं गर्मी पड़ती है, तो अगर लंबे समय तक ठंडी पड़ती है तो वहाँ का जलवायु शीत जलवायु होगा। इसमें यही बात कही गई है, जलवायु का अभिप्राय किसी बड़े क्षेत्र का औसत मौसम जो कि लंबी अवधि तक बना रहता है। इसमें तापमान, वर्षा तथा धूप आदि की जानकारी सम्मिलित होती है। समझ में आ गया होगा जलवायु क्या है। लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया। लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर के पूछे जाते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। अच्छे नागरिक के 4 गुणों का वर्णन कीजिए। तो अच्छा नागरिक कौन होता है? अच्छे नागरिक के अंदर यह सारे गुण होने चाहिए। पहला जो होता है वो क्या है, ये देखें। एक अच्छा नागरिक वह होता है जो परिश्रमी, ईमानदार और वफादार होता है। बिंदुओं को नोट करिएगा, परिश्रमी, ईमानदार और वफादार होता है। दूसरा,
जो नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को अपनाता है, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को अपनाता है। तीसरा है उसके अंदर परोपकार दूसरों के लिए और महिलाओं के लिए सम्मान का भाव होना चाहिए। चौथा क्या है, वृक्षावरण तथा पर्यावरण जागरूकता तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रति समर्पित रहना चाहिए। यह अच्छे नागरिक के गुण होते हैं। दूसरा प्रश्न है वनों से होने वाले लाभ को बताइए। तो वनों से विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं, कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। पहली चीज क्या है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। किसकी मात्रा को? ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है जीवन जीने के लिए। और वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, ईंधन प्राप्त हो जाता है, औषधियाँ, फल और बहुमूल्य लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। वनों से मृदा अपरदन को रोकते हैं तथा पृथ्वी का तापमान का भी नियमन करने में सहायक होते हैं वन। तो वनों से कई सारे लाभ हैं। इनको आप अगर बड़ा करना चाहेंगे, थोड़ा और बड़े शब्दों में थोड़ा घुमा फिरा के लिखेंगे। मैंने सटीक टू द पॉइंट लिख दिया है। इन पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। आप बिल्कुल जाइए और लिख करके आइए। 90% से कम अंक आपको नहीं मिलेंगे, गारंटी है। मुद्रास्फीति से आशय स्पष्ट कीजिए। मुद्रास्फीति क्या होती है, यह आपको बताना है कि मुद्रास्फीति। आइए जानते हैं मुद्रास्फीति क्या है। तो मुद्रास्फीति या महंगाई, मुद्रास्फीति को ही क्या कहते हैं? इसे ही महंगाई कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी को कहते हैं। मुद्रास्फीति की वजह से पैसे की हर इकाई की क्रय शक्ति कम हो जाती है। यानी कि पहले जितनी चीज पैसे से खरीदी जा सकती है, अब उतनी नहीं खरीदी जा सकती। आइए समझते हैं मुद्रास्फीति क्या है। मान लीजिए पहले 10 रुपए में 1 केजी चीनी खरीद सकते थे। 1 केजी चीनी खरीद सकते थे। आज भी अगर 10 रुपया लेकर के अगर हम जाते हैं तो क्या 1 केजी चीनी मिलेगा? 1 केजी चीनी मिलेगा? नहीं, 1 केजी नहीं मिलेगा। तो यही कहलाती है मुद्रास्फीति, है ना। इसमें यही कहा गया है कि मुद्रास्फीति की वजह से पैसे की हर इकाई की क्रय शक्ति कम हो जाती है। यानी जो जितनी चीजें 10 रुपए में पहले मिल रही थी, वह अब नहीं मिल रही है। इसे ही महंगाई नाम दे दिया जाता है। मुद्रास्फीति से ऐसे समझ गए होंगे अब उदाहरण के माध्यम से। उदारीकरण के विषय में प्रकाश डालिए। उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण का अर्थ है किसी देश के आर्थिक विकास में, देखिए, किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा डालने वाले नियमों, प्रतिबंधों और प्रशासनिक नियंत्रण को कम करना या खत्म करना, यह उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण। अब मान लीजिए किसी देश में, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर दें और डिलीट कर देते हैं कुछ चीजें। मान लीजिए एक नियम बना हुआ है, जी, मान लीजिए रोड का निर्माण करना है, रोड बनवाना है, यह रोड बनवाना है। अब इस रोड को बनवाने के लिए लाइसेंस जारी करते हैं, सरकार लाइसेंस जारी करती है कि कौन कौन इस रोड को बनवा सकता है। अब इस रोड को बनवाने में यह बताया गया कि कम से कम आपके पास जो है 50 लाख रुपए होने चाहिए, कैश में होने चाहिए। अब आप ये बताएं कि 50 लाख रुपए, ये मैं आज के समय की बात नहीं कह रहा हूँ, इस समय अगर है तो समझिए कि 150 लाख रुपए, तो इतने रुपए होने चाहिए, तब आप इसका लाइसेंस बना पाएंगे। अच्छा, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था
को बढ़ाने के लिए सड़कें तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ होती हैं, क्योंकि सड़कों के माध्यम से कोई सामान इधर से उधर जाता है। तो नियम ये बना, इतना कठोर नियम है कि 150 लाख रुपए यानी 1,50,00,000 आपके पास हों, तब आपको लाइसेंस मिलेगा, तब आप रोड बना सकते हैं। पता चला किसी के पास अभी इतना हो नहीं पा रहा है। तो अगर इतना होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है और आर्थिक विकास में यह बाधक बन रहा है, यह नियम की नहीं, आर्थिक विकास में यह नियम बाधक बन रहा है। तो यही अगर थोड़ा सा ढीला कर दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 5 लाख होने चाहिए। कितने? सिर्फ 5 लाख। 5 लाख हो, 5 लाख हो, तो कई सारे लोग यहाँ से निकल करके आ जाएंगे कि हाँ चलो ठीक है, मैं 5 लाख दे करके मैं टेंडर ले रहा हूँ। तो यही जो नियमों में ढीलापन दिखाया गया, यानी 5 लाख कर दिया गया, जो पहले 150 लाख हुआ करता था, 1 करोड़ 1.5 करोड़ हुआ करता था, 5 लाख कर दिया गया। ये कहलाता है उदारीकरण। एक शब्द में समझिएगा कि आर्थिक विकास में बाधा डालने वाले नियम, प्रतिबंधों और प्रशासनिक नियंत्रण को कम किया गया, कम किया गया। बहुत सारे नियम कानून और कम कर दिए जाए, तो यह कहलाता है उदारीकरण। उदारीकरण कब से शुरू हुआ? हमारे यहाँ 1991 से शुरू हुआ है। ठीक है। अपरदन को परिभाषित कीजिए। अपरदन क्या होता है? अपरदन, तो अपरदन वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल, पवन, हिम इत्यादि द्वारा स्थानांतरण होता है। अपरदन वह चीजें हैं जो बताया गया। थोड़ा सा यहाँ से जाने कि अपरदन होता क्या है। मान लीजिए यहाँ चट्टान है, ये चट्टान जो है थोड़ा बहुत टूट करके निकला, टूट गया, टूट गया, तो ये अपनी जगह पे तो पड़ा रहेगा। तो जब अपनी जगह पे जब तक पड़ा है, तो यह कहलाता है चट्टानों का टूटना, यह कहलाता है अपक्षय। जब टूटा तो अपक्षय हुआ, लेकिन यह टूट करके पता चला यहाँ से हवा चला, हवा चला खूब तगड़ा, और यहाँ से उड़ करके यहाँ चले आए ये सारे, तो यहाँ से विस्थापित हुआ ना, तो यहाँ से यहाँ को जो विस्थापित हुआ, यही कहलाता है अपरदन। क्या हुआ? अपरदन। अब यह पवन के माध्यम से भी हो सकता है, यानी हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से भी एक जगह से दूसरे जगह जाता है, और हिम के माध्यम से भी जाता है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे अपरदन क्या है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का वर्णन कीजिए। तो महमूद गजनबी को आमतौर पर गजनी के मोहम्मद के नाम से जाना जाता है। गजनी ने 971 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक शासन किया। 971 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक शासन किया। तो भारत की संपत्ति को लूटने के लिए उसने सबसे पहला आक्रमण 1001 में किया। उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? कुल 17 बार आक्रमण किए थे। और 1025 का बहुत फेमस है, उसने सोमनाथ मंदिर पर अपना 16वां हमला किया था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? वह लूटना था। क्या? लूटना। सिर्फ लूटने के उद्देश्य से वह भारत पर आक्रमण किया करता था। संविधान की विशेषता बताइए। संविधान की कौन कौन सी विशेषता है, यह जान लेना है आपको। तो संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। जो हमारे देश का संविधान है वह सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान। इसमें कितने हैं? 395 अनुच्छेद, 22 भाग, और कितनी? 12 अनुसूचियां। ये सारी चीजें और किसी संविधान में नहीं मिलती हैं। किसी भी देश के संविधान में इतना नहीं मिलता है। दूसरा चीज, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। हमारा संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। सरकार का संसदीय स्वरूप इसमें देखने को मिलता है। कानून का शासन, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये हमारी संविधान की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, बजट क्या है? बजट क्या है? तो बजट को आइए देखते हैं। बजट यह जो है अनुच्छेद 112 में लिखा गया है, लेकिन बजट नहीं लिखा गया है, उसमें लिखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण।
क्या लिखा गया? वार्षिक वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण, ठीक है। अनुच्छेद 112 में दिया गया है। तो बजट वह एक वित्तीय योजना है जो एक निश्चित अवधि के लिए अपेक्षित आय और व्यय की रूपरेखा तैयार करती है। आय और व्यय की रूपरेखा तैयार करती है, वही कहलाता है बजट। गुप्त काल के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो गुप्त काल के पतन के कई सारे कारण हुए, देखते हैं। गुप्त काल के पतन विभिन्न कारकों के कारण हुआ, जिसमें सामंती राज्य, व्यापार में कमी, सिंहासन की कमजोरी और आक्रमण शामिल थे। इन सारे कारणों से गुप्त काल का पतन हो जाता है। यानी सिंहासन की कमजोरी से तात्पर्य है कि कमजोर राजा हुए, शासक कमजोर होने लगे, व्यापार में भी कमियां आने लगी और आक्रमण हुए। इस कारण से यह गुप्त काल का पतन होता है। गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इस दौरान विज्ञान, कला, साहित्य और स्थापत्य के क्षेत्र में नई खोज हुई। गुप्त काल में भारतीयों ने कई उपलब्धियां हासिल की। इस दौरान धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि और शासन व्यवस्था भी अच्छी थी। तो गुप्त काल की जो अवधि होती है वह 320 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक होती है। तो गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? बिंदु याद रखिएगा क्या क्या, कि इस काल में विज्ञान, ये की पॉइंट है, विज्ञान, कला और साहित्य, स्थापत्य में भी साहित्य और स्थापत्य, इसमें बहुत ही प्रयास किया गया, बहुत सारे कार्य हुए, बहुत सारी खोजें हुई, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो यह थे आज के यह प्रश्न। 2023 का पूरा पेपर सॉल्व कर दिया गया है। अगले वीडियो में हम 2022 के उन सारे प्रश्नों को शामिल करेंगे और उनका उत्तर देखेंगे, जिसको आप याद करके, लिख करके आप अपनी परीक्षा में, यानी डीएलएड की सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा में 90% से ऊपर अंक प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।